मेरे ट्रैवलॉग में आपको एडवेंचर तो मिलेगा ही, लेकिन हिस्ट्री भी मिलेगी। ये तकरीबन 1 मिलियन सेंचुरी पहले का है। 1 मिलियन सेंचुरी। मेरे एडवेंचर में पैराग्लाइडिंग की कमी है, बट आज के बाद मैंने अपने साथ एक वादा किया है कि मैं पैराग्लाइडिंग करूंगी। ये स्टीयरिंग का भी काम करता है और ब्रेक का भी काम करता है। ये बेसिकली स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग भी है जिससे और आप ब्रेक भी है। राइट लेफ्ट को जा सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो हजरात मौजूद हैं, कुछ दिन पहले स्लोवाकिया से एक पैराग्लाइडर थे जो कि 5000 फुट की बुलंदी पर, वो सामने लेडी फिंगर पीक है। यहाँ बाहर का मौसम आते ही आगे जितने भी मौसम आते हैं सभी के लिए मुख्तलिफ त्यौहार हैं, और कोई भी त्यौहार रक्स और मौसीकी के बगैर मुकम्मल नहीं। गिलगित बल्तिस्तान को यूनेस्को कहता है कि इट्स द लिविंग म्यूजियम ऑफ कल्चर्स। हुंजा वैली में एक नई सुबह का आगाज हो चुका है, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरे ट्रैवलॉग में आपको एडवेंचर तो मिलेगा ही, लेकिन हिस्ट्री भी मिलेगी। हिस्टोरिकल पस मंज़र में आज मैंने एक ऐसी डेस्टिनेशन का इंतखाब किया है जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इसे सेक्रेड रॉक्स ऑफ हुंजा वैली भी कहा जाता है, और लोकल ज़बान में इसे हल्दे किश कहते हैं। हल्दे किश का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर मारखोर रहते हैं, मारखोरों के रहने की जगह। लेकिन सेक्रेड रॉक्स ऑफ हुंजा वैली इसे इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए ये एक बहुत ही मुकद्दस मकाम है। और इस मकाम की तारीख को मज़ीद जानने के लिए आज मैंने मुबारक साहब को दावत दी है। ये हिस्टोरियन है और हमें इस मकाम के बारे में मज़ीद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुबारक साहब। वालेकुम सलाम, वेलकम टू हुंजा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे ये बताइए कि हल्दे किश जहाँ पर अब हम जा रहे हैं, हम उसी तरफ ही रवान दवा हैं, मुझे ये बताइए कि इसे सेक्रेड रॉक्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि सेक्रेटरी वहाँ पे बुद्धिस्ट के जो खानकाहें थी, छोटे से छोटे उनके शेल्टर्स थे, वहाँ कैबन्स थे, वहाँ बुद्धिज़्म जब यहाँ सिल्क रूट हुआ करता था इस इलाके में, उसके ज़रिए से यहाँ बुद्धिस्ट आना शुरू हो गए, और उन्होंने इस इलाके को क्योंकि अपना माजगा बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे इस टीले के ऊपर दरियाई हुंजा के पास ये जो टीला है ऊपर, बुद्धिस्ट हमेशा किसी टीले के ऊपर अपने खानका बनाते हैं। तो ये उनको ये जगह अच्छी लगी है। इसका ज़्यादातर हिस्सा कराकोरम हाईवे को बिल्ड करते हुए उसमें डैमेज हुआ। जो रिमेनिंग यहाँ पे हैं ये उनका खानका था, इसलिए इसको सेक्रेड रॉक्स कहा जाता है। यकीनन बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए ये है तो सीक्रेट मकामी। ये बताइए कि ये डिस्कवर कैसे हुआ, ये कब मिला? ये 80s में प्रोफेसर अहमद हसन दानी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे आर्कियोलॉजी के। उन्होंने पूरे इस इलाके में सबसे पहले हमारे हल्दे किश, ये जो गनिश का इलाका है हल्दे किश, यहाँ को एक्सप्लोर किया उन्होंने, इस सेक्रेड रॉक्स को। जी तो हल्दे किश हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आपको लेकर चलते हैं, सैर करवाते हैं आपको, और तारीखी पस मंज़र जो है वो भी बताते हैं आपको। जी सर, किस तरफ जाएंगे? ये इस तरफ। चलिए। अच्छा सर, यहाँ पर बुद्धिज़्म को फैलाने में सिल्क रूट का भी बड़ा किरदार रहा है। लेकिन 15वीं सदी में तो जब यहाँ पर इस्लाम फैला था तो बहुत सारे जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था जी। और बहुत सारे लद्दाख चले गए थे। बिल्कुल। तो ये जो आसार हैं यहाँ पर बुद्धिज़्म के जी, ये सिर्फ यही मकाम है या और भी मकाम है? नहीं, यहाँ पे जब बुद्धिज़्म 6th सेंचुरी AD में जब बुद्धिज़्म यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे खानका था उनका, इसलिए इसको सेक्रेड रॉक्स कहा जाता है कि उनके खानकाहें थी। इसका ज़्यादातर हिस्सा कराकोरम हाईवे पे चला गया है। तो इसका उनकी निशानियों में एक कारगा बुद्धा गिलगित है, और एक हेंजल रॉक बुद्धा रॉक कार्विंग्स हैं गिजिर में, और उसके बाद बल्तिस्तान में जो है आपका मंतुखा कार्विंग्स है। अच्छा, ये उनकी निशानियां अभी तक बुद्धिज़्म की बाकी है।
जबरदस्त। तो वहाँ से जब इस्लाम फैला तो कुछ ज़्यादातर लोग करगिल के रास्ते वो लद्दाख की तरफ चले गए। जगह का नाम हल्दई किश गनिश का मुकाम है। ये गनिश 1000 साल पुराना गांव है गनिश, उसका ये इलाका है हल्दई किश के नाम से, जहाँ पे आइबेक्सिस मारखोर बहुत ज़्यादा होते थे, उनके शिकार होते थे। तो बुद्धिज़्म से पहले इस इलाके में एनिमिस्ट रहते थे। एनिमिस्ट मतलब एनिमल्स की पूजा करने वाले। एग्जैक्टली इसलिए आपको ये जो हमारा सेक्रेट रॉक्स है इसके 2 पोर्शंस हैं, एक लोअर पोर्शन है एक अपर तो पोर्शन। चल के देखें। व्यूअर्स, ये हैं आपके सामने वो सेक्रेट रॉक्स। सर, ये जो कुछ साइंस बने हुए हैं या फिर कुछ लिखा हुआ है, ये इनको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है? ये दरअसल ये जो सेक्रेट रॉक्स है इसके 2 पोर्शंस हैं। अच्छा। एक लोअर पोर्शन है एक अपर पोर्शन है। ओके। अपर पोर्शन में ज़्यादातर एक चाइनीज़, तिब्बतन और संगोडियन और खरोष्ठी लैंग्वेजेस में यहाँ ये पे जो बादशाहों language है, के नाम लिखे हुए हैं। ये और कोई ये language नीचे है? वाला ये लैंग्वेज है, नीचे वाला जो है ओके। यहाँ पे जब एनिमिस्ट रहते थे तो वो यहाँ पे जो भी शिकार करते थे इस इलाके में, वो अपने शिकार को यहाँ पे पोर्टुगलिप्स इनके जो यहाँ पे कंधा करते थे। ओके, बिल्कुल ये आपको नजर आ रहा कंधा होगा। करते देखें, ऐसे लग रहा है कि कुछ जानवरों की कोई छवि है। अच्छा, वो अपर पोर्शन जो है, आई गेस ये लोअर पोर्शन है और वो अपर पोर्शन है। अपर पोर्शन ये बादशाहों के नाम यहाँ पे मालूम हुए हैं। उसमें कनिष्का है, हविष्का है, उनका जब यहाँ किंगडम था। और यहाँ पे त्रुक नाम का एक बादशाह होता था, उसकी तारीख भी यहाँ मिलती है। और ये तकरीबन 1 मिलियन सेंचुरी पहले का है। 1 मिलियन सेंचुरी? तो ये 1 मिलियन सेंचुरी का है। यानी कि 10 लाख सदियां। 10 लाख सदियाँ गुजरी है मतलब यहाँ पे। आप कह सकते हैं, लेकिन इसको इमेजिन करें। लेकिन बाद में जब आए हैं, जब एनिमिस्ट के बाद जो बुद्धिस्ट आए वो 6 सेंचुरी एडी में आए, और जो कनिष्का बादशाह यहाँ पे आया वो 419 एडी में आया। अच्छा, के एच पर सफर करते हुए आपको बहुत सारे अजूबे देखने को मिलेंगे। अब देखिए ना, ये भी एक तरह का अजूबा ही है कि 100 सदियां पहले की जो दास्तान है वो इन पहाड़ों के ऊपर कंधा है। आप यहाँ से गुजरते हैं, इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, एंड यू जस्ट फील लाइक दैट यू हैव गॉन बैक इन टाइम। ये इलाका जो बुद्धिस्ट के लिए, जो जापान से, साउथ कोरिया से या मुख्तलिफ जगह पे जो भी बुद्धिस्ट यहाँ पे आता है, उनके लिए इतना मुक़द्दस जगह है जिस तरह मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है। आपके बात में कोई शक नहीं है। सर, ये मकाम जो है एक वक्त में तारीख में जो हमने पढ़ा है कि पनाहगाह के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। यहाँ पे जो भी बुद्धिस्ट यहाँ से गुजरते थे शारा रेशिम से, अच्छा। तो वो यहाँ पे वो ठहर के जाते थे। यहाँ तो इसको पे पनाहगाह के तौर पे इस्तेमाल करते अच्छा, थे। देखें, अभी जिस तरह इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, अपने इन मुकद्दस मकामात की सैर करते हैं, तो करतारपुर राहदारी भी खुली हुई है। तो मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट आते हैं, जो अपने मुकद्दस मकामात की सैर करते हैं, ये पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा है, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ दैट। हल्दी किश के बारे में बहुत मुफीद मालूमात दी मुबारक साहब ने। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट और पाकिस्तानी टूरिस्ट हैं उनको हम ये वेलकम करते हैं, और इस इलाके को देखने के लिए लाजमी आ जाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हिस्टोरिकल टच, लेकिन एडवेंचर करना भी हम नहीं भूलें। अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दैट इज फुल ऑफ एडवेंचर। कम विद मी। इस वक्त हम ऐसी जगह पर हैं जहां हुंजा वैली की इसको पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी पैराग्लाइडर्स आते हैं। आप देख रहे होंगे वहाँ उस पीक से दे स्टार्टेड एंड दे गो ऑल द वे हियर। देयर इज अनदर पायलट हु इज अबाउट टू टेक ऑफ, लेट्स कैच हिम। हे, डोंट लीव, कैच मी। गिरने से बचने के लिए मुझे इनका सहारा लेना था। हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या कर रहे हैं? अभी मैं टेक ऑफ की तैयारी कर रहा हूँ। शुक्र है आपने टेक ऑफ नहीं किया, वरना आपसे बात कैसे होती।
बस ये थोड़ा सा विंड थोड़ा सा अभी गस्ट आ रहे हैं। अच्छा, वैसे इसका जो वेट है, जी ये जो आप इसको स्ट्रिंग्स को होल्ड करके रख रहे हैं, कैन आई जस्ट ट्राई कि कितना हैवी है? या ये कितना इसका वेट? ये जो अलग अलग से ये जो स्ट्रिंग्स है ना, ओह यस, इनका अपना रोल है। ये स्ट्रिंग्स किस पर्पस के लिए? ये हम बेसिकली टेक ऑफ के लिए। और ये वाली ये नॉर्मली ऊपर जो कंट्रोल्स होते हैं, ऊपर जब कंट्रोल पे होते हैं तो यू यूज जी दिस स्ट्रिंग। जी। ये ब्रेक्स और स्टीयरिंग जो है, ये स्टीयरिंग का भी काम करता है और ब्रेक का भी काम करता ये है। बेसिकली स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग भी है जिससे और आप ब्रेक भी है। राइट लेफ्ट को जा जी सकते जी हैं जी और रोक भी सकते हैं। जी जी। एंड दिस वन, ये दोनों साइड के, अलग अलग दोनों साइड के। ओके। तो ये बताइए कि हाउ ऑफनली, कितना आप लाइक प्रोफेशनल हैं या फिर ये ये तकरीबन हुंजा में तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, लेकिन ये अभी हमारा तीसरा साल है यहाँ पे आपका तीसरा हमने स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे सिर्फ फॉरेनर्स ही आते थे हाँ मैंने देखा है Normally. दे कम हियर ऑफनली। जी। और ये आप जो है मतलब कितना फ्लाइट्स कर लेते हैं ना वीक? इन ए वीक मैं मोस्टली वीकेंड्स पे हम करते हैं। अच्छा, जी, क्योंकि आपका हॉबी भी है और ये हॉबी और ज़्यादातर हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि बाकी इसमें कोई हमें पैसे तो नहीं मिलते हैं। अच्छा, तो आपके Just कोई for पैसे enjoy. लाइक ये जो आपका इक्विपमेंट है, ये जी, आपका जी। पर्सनल है या यू बॉट इट? हमने बाय किया हुआ है। अच्छा, ये बाय बाहर से। किया हुआ है। ये जी। किट कितने की मिलती है? ये तकरीबन पूरा जो किट है 6 लाख से ऊपर होता है। 6 लाख से ऊपर होता 6 है? लाख से 6 मिलियन तक। 6 ये जो लाख, किट अच्छा वेरी करता है, यानी कि आप जी, जी, चाहें जी। तो बहुत एक्सपेंसिव किट भी ले सकते हैं। एक्सपेंसिव भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमने जो नॉर्मली ये लिया है हाँ। ये 6 लाख से स्टार्ट होता है। 6 लाख से ये किट स्टार्ट अब ये क्योंकि फॉरेनर दूसरे कंट्रीज में से आता है, वो अपनी किट तो यूरो के हिसाब से और डॉलर्स के हिसाब से ये अभी रेट्स डबल हुआ है ऑलमोस्ट। ओह यस ऑफ कोर्स, डॉलर जी। ने हाइक किया है तो जाहिर बात है ये डॉलर और यूरो की वजह से। तो आप इस किट का अपने बच्चों से भी ज्यादा ख्याल रखते होंगे। ये कितना अर्सा चलती है लाइक? ये तकरीबन ये हमारे पास है, ये 3 साल से ज़्यादा नहीं चलती है। 3 साल नॉर्मली हम यूज़ किस तरह करते तो हैं, अगर मैं अपने आप को आपके साथ अटैच कर लूँ तो आपके साथ पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं? इसमें दूसरा ये सोलो फ्लाई के लिए सिर्फ, अच्छा, ये सोलो फ्लाइट दूसरा वो टेंडम फ्लाई के लिए वो दूसरा होता है, उसमें हार्नेस अटैच होता है, डबल हार्नेस। हाँ, ये सोलो फ्लाई के देयर लिए। आर ऑप्शंस कि आप डबल हार्नेस अटैच कर सके कि नहीं? ये बेसिकली ये सोलो फ्लाइट। विंग जो है विंग के हिसाब से होता है, विंग ही वो डबल टेंडम के लिए विंग वो ओवरवेट का होता है। अच्छा, ये नॉर्मली हम 70 to 60 to 80 ये इसका वेट है, ओह 80 से हम एक्सीड नहीं कर सकते। अच्छा, सो बेसिकली इसका और इसका वेट एक लेवल के अंदर होना चाहिए। जी, जी, अगर जी। वो ज्यादा होगा तो फिर यू कांट टेक अ फ्लाइट। कांट टेक ऑफ। अच्छा, ये जो फ्लाइट होती है नॉर्मली, ये जी, आपके जी। मूड पे डिपेंड करती है कि आप जितना मर्जी चाहे फ्लाई करते रहे, या इसका वो टाइम होता है? नॉर्मली वेदर के ऊपर डिपेंड करता है अच्छा, कि आपको कहाँ पे थर्मल्स मिल जाते हैं। उसके हिसाब से अगर थर्मल नहीं मिले ना तो चिकन फ्लाई होता है हमारा। चिकन normally। फ्लाई मतलब? हम जब ऊपर पहाड़ों में जाते हैं, अच्छा। जब नीचे से थर्मल नहीं मिलता तो हमने डायरेक्ट नीचे ही आना होता है, ओह जिस तरह चिकन फ्लाई करता है ओह अच्छा, उसको हम चिकन फ्लाई कोई करते फन नहीं होता उसमें। हैं, उसमें फन नहीं होता है। अच्छा, सो आई थिंक आपकी एयर परफेक्ट तकरीबन है, एयर राइट? परफेक्ट है। मैं अभी ओके, आई विल टेक ऑफ बैक के यू लिए अप। टेक ऑफ। ओके। ये Yes, I would like to see him closely how he takes off. Woo, this looks exciting though. He is about to take off. कोई बात नहीं, मैं आपका रास्ता छोड़ दूंगी. Calm down. This looks guys really exciting by the way. मेरे एडवेंचर में पैराग्लाइडिंग की कमी है, बट आज के बाद मैंने अपने साथ एक वादा किया है कि मैं पैराग्लाइडिंग करूंगी। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है और इनिशियली या बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, लैंडिंग प्रॉपर ना हो, फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये नज़र बहुत आसान आ रहा है बट इट्स नॉट ईजी। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। हवा का रुख कैसा है, वेट को बैलेंस कैसे करना है, ड्यूरिंग द फ्लाइट आपने कंट्रोल कैसे लेना है। सो दिस इज़ वेरी टफ। आप यहाँ से उस तरफ फ्लाई करेंगे। ओह
सो नॉट नेसेसरली कि आप पहली ही फ्लाइट में कामयाब हो जाएं। हवा एकदम चली थी तेज़, मुझे भी फील हुई, और एकदम ड्रॉप आया। सो टेक ऑफ के लिए आई थिंक सर्टन एयर प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। सो हमने ये देखा कि ज़रूरी नहीं है, आपने इतना वज़न उठाया हुआ है और मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमने ये देखा कि ज़रूरी नहीं है कि आप पहली ही ट्राई में यू आर सक्सेसफुल, बिकॉज आई सी कि एयर जो थी वो काफ़ी चल रही थी और एकदम ड्रॉप हो गया। जी जी जी। सो दैट वाज द रीज़न। दैट वाज द रीज़न। एक्चुअली हवा जो है यहाँ पे, तो यहाँ अच्छा, पे ये आपको router है इंस्ट्रक्शंस भी आ रही है? सब। जी जी, सेट पे भी। ओह, आपके बैक से लोग जो हैं कंट्रोल रूम से वो कनेक्टेड हैं, वो आपको बताते हैं कि व्हेन यू हैव टू टेक अ फ्लाइट। ओके, सो यू विल ट्राई अगेन। हाँ, यू ट्राई। हाँ, ही इज गेटिंग रेडी अगेन। एक्चुअली जिस तरह आप रनवे पे जहाज़ दौड़ता है ना और टेक ऑफ करता है, तो अक्सर ऐसा होता था कि बचपन में हम भी वाइदर हम किसी को पिक करने जाते थे एयरपोर्ट पे या ड्रॉप करने जाते थे। बचपन को छोड़े अभी तक मैं अगर प्लेन को टेक ऑफ करते हुए देख रही हूँ ना, तो मैं उसको देखती रहती हूँ, लैंडिंग एंड टेक ऑफ। एंड बाय द वे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी जहाज़ों की है टेक ऑफ और लैंडिंग की, जो मैं देखती रहती हूँ, मेरी फेवरेट है। सो वॉचिंग हिम टेकिंग ऑफ इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। Yay! Oh yes! ये देखने में इतना एक्साइटिंग लग रहा है, तो जो कर रहा है उसको कितना एक्साइटिंग लग रहा होगा। I wish I was him. You float like a bird. चलो, पैराग्लाइडिंग ना सही, ख्वाबो ख्याल ही सही, उन पे तो पाबंदी नहीं है ना। Let's go. Hey guys, as I promised you, a lot of thrill, excitement, adventure and so much fun. So here I am, Hunza Valley की paragliding destination. So there is a paraglider who's about to land and we'll catch him. हम इनसे बातचीत भी करेंगे। Bro! So I guess he's taking another trip, I guess. So meanwhile he lands, we'll talk to him. Catch me! Wait. Hello. Hello. How are you? Take care of my strings. Oh yes. This is a very expensive thing. Obviously, I'm sure you guys are very, very possessive about it. I saw you riding there, and that looked fantastic. Obviously, paragliding is a fantastic. So you're a professional one, or you're I having am- it for fun? or I am what? a beginner pilot. अच्छा, beginner pilot Yes. हैं आप। yes. तो when you started, कब से थी आपकी? तकरीबन मैंने 2021 में स्टार्ट किया इसको। तो क्या कैसे ये शौक पैदा हुआ? शौक ये था कि फॉरेनर से जो पायलट आते थे यहाँ पे हुंजा में फ्लाइंग करने के लिए, तो उनको देख के हमें शौक आया था। तो मतलब कितना ऑफनली करते हैं आप? ये वीकली एक बार तो करते हैं। वीकली एक बार। सो इसका मतलब है कि आप आसपास ही रहते हैं कहीं पर? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि डू यू यूज़ इट फॉर एज प्रोफेशन और बस शौक की खातिर करते हैं? ये मेरा शौक है। शौक है। शौक है। वाह भाई, बड़ा ज़बरदस्त शौक। हाउ डू यू फील लाइक हवाओं में उड़ते हुए क्या क्या फीलिंग होती है? जब हवा में उड़ते हैं तो बस क्या बताएं, With different एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो ये जो बैकपैक है आपके पास, कितना वेट है इसका? इसका तकरीबन 11 किलो है। इसमें है क्या क्या? इसमें रिजर्व पैराशूट है अच्छा, और उसके अलावा बाकी मतलब इमरजेंसी के लिए Emergency। this doesn't work? हाँ ये हमारे पास इसका इस साइड में ये हैंडल है, रिजर्व हैंडल। ओह अच्छा, जब ये कोलैप्स हो गया तो इसको हम डिप्लॉय करते हैं तो ये हवा में खुल जाता है। तो कभी ऐसा हुआ है सिंस यू स्टार्टेड दिस, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा हादसा या कोई सी चीज़ पेश आई हो विच वाज स्कैरी? एक बार मैंने ईगल नेस्ट टेक ऑफ किया था, उसमें मेरा सारा एक साइड कोलैप्स हो गया था, तो अच्छा, वहाँ पे तो मैंने रिजर्व डिप्लॉय नहीं किया, बहरहाल ये अपना आप खुल गया तो मैं वहाँ से निकल गया। ओह सो ये यू गॉट लकी। देखने में ये बिल्कुल ईजी लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। हाँ, देखने में तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। अभी मैंने जो लैंडिंग किया ये रोटर कहते हैं, आगे से हवा आती है, पीछे यहाँ पर रोटर होता है। हाँ। ये इस साइड पे लैंडिंग करना बहुत मुश्किल है। हाँ, हम सोच रहे थे कि वहाँ लैंड करेंगे, आपने नहीं। यहाँ क्यों लैंड किया? तो ये ड्रॉप हो गया यहाँ पे। ओह अच्छा, मैं सोच रहा था उधर शायद हवा बहुत तेज चल रही थी, तो प्रॉब्ली दैट तेज नहीं पुश्ड था, यू। बहरहाल मेरा सिंक ज़्यादा हो गया। ऑलराइट, सो जब आप पैराग्लाइडिंग कर रहे होते हैं तो डू यू कीप द बैलेंस और समथिंग? बिल्कुल ये मसल मेमोरी है, ये डेवलप करना होता है। ओह अच्छा, खुद ब खुद आता है।
जब ग्लाइडर इधर जाता तो थोड़ा सा इस ब्रेक को खींचना होता तो ये मतलब खुद ब खुद बैलेंस होता है। ये बंदा जितना फ्लाई करे वो उतना सीख जाता है। तो इस वीक की फ्लाइट तो आपकी हो गई ना, नेक्स्ट वीक अगली फ्लाइट? नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मौसम सही होगा। थैंक यू, गुड लक विद दिस। मेरे साथ इस वक्त जो हजरात मौजूद हैं, कुछ दिन पहले स्लोवाकिया से एक पैराग्लाइडर थे जो कि 5000 फुट की बुलंदी पर, वो सामने लेडी फिंगर पीक है, उसके आसपास ही गॉट स्टक और इन लोगों ने उन्हें रेस्क्यू किया, विच इज़ लाइक सो रिमार्केबल। उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। तो जो वाकया यहाँ पर पेश आया था, स्टक हो गए थे पैराग्लाइडर? एक्चुअली ये हुआ था कि वो फ्लाई कर रहा था, फ्लाई करते हुए वो जो ना गिर गया है 8,900 बुलंदी के 8,900 बुलंदी के हाइट से। और जब वो गिर गया उसके बाद उसका एक इमरजेंसी मैसेज सर्कुलेट हुआ था। ये जो हमारे हुंजा पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की एक ग्रुप होती है उसके अंदर वो मैसेज आया कि नीड टू हेल्प। उसके बाद फिर जो हम लोग कोशिश किया, जितने यहाँ के लोकल्स थे, लोकल्स कम्युनिटी वाले थे, वॉलंटियर्स थे और जो है ना क्लब के मेम्बरान थे, उसके साथ जो है ना गवर्नमेंट के जो रेस्क्यू टीमें थे उस साथ जो है ना हमने एक टीम बना के उस जगह के रेस्क्यू के लिए हम जो है ना मैंने प्लेइंग किया। प्लेइंग करने के बाद हम लोग जो है ना वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचने में भी एक ही दिन लगा क्योंकि हाइट पे ज़्यादा है, तकरीबन कोई वन साइड हम काउंट करेंगे कोई 14 से 16 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। रेस्क्यू किया तो कोई उनकी मतलब कोई फ्रैक्चर वगैरह, कोई जख्म, चोट तो नहीं लगी थी उन्हें? जी उनको तो चोट लगी है क्योंकि वहाँ पहुँचने भी एक से 2 दिन लगा है क्योंकि हमारे दो बंदे सबसे पहले सर्च करते वहाँ पहुँचे थे। तो जब वो बंदा अकेला था, जब गिर के उसके जो ना हाथ में फ्रैक्चर आई थी, उसके टांगों में चोट आई थी, उसका बैक में जो ना चोट आई थी और उसका सोच ये था कि ये मेरा आखिरी दिन है और इसके बाद में जो है ना मेरा लाइफ जो है ना यहाँ से ख़त्म है। तो उसने एक वीडियो बनाया था अपने घर वालों को बेचने के लिए और उसके बाद फिर जब हमारे बंदे सर्च करके उसके पास पहुँचे तो उसके होप पैदा हुआ। आप इमेजिन करें कि एक ऐसा शख्स जिसने अपनी वीडियो भी बना ली थी अपनी फैमिली के लिए और उसको कोई होप नहीं थी ज़िंदगी की, और यहाँ पर वो हीरोज़ मौजूद हैं जिन्होंने उसको रेस्क्यू किया। आई मीन दैट्स रियली रिमार्केबल। जी सर, आप भी इंस्ट्रक्ट करते हैं पैराग्लाइडर्स को? मैं हुंजा पैराग्लाइडिंग क्लब का इंस्ट्रक्टर। अच्छा, तो ये बताइए कि जो पैराग्लाइडर्स हैं यहाँ पर, इनकी तादाद में तो ज़ाहिर बात है इजाफा होता जाता होगा? जी साल ब साल ये काफ़ी सीज़न में बहुत से इनका इजाफा होता है पैराग्लाइडर्स का मुख्तलिफ मुल्कों से। तो आपको कैसे पास हुआ पैराग्लाइडर? बस जब हम छोटे थे तो जिस तरह हम स्कूल जाते थे उस टाइम पे हम जब गोरों को देखते थे तो उनको देख के हम बहुत शौक पैदा होता था कि कैसे हम ऐसे उड़े। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसा मौका मिला। लेकिन हुंजा में पैराग्लाइडिंग लाने में सबसे पहले ये रसूल भाई का जो हमारा प्रेसिडेंट है इनका बड़ा हाथ है। अच्छा, जो आपका क्लब है ये इसका आगाज़ कैसे हुआ, मतलब कैसे इब्तिदा हुआ? ये 2019 में इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग डाला हुई थी हुंजा में। उसके बाद यहाँ पे हमें भी शौक हुआ, उनको देखा बचपन से हम देखते थे। उस वक्त हमारी ये ख्वाहिश होती थी कि एटलीस्ट हमें ये पैराग्लाइडिंग टच कर ले। तो हमें करीब जाकर उसको टच करने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी और बड़ा महंगा होता है। उसके बाद हमने गिलगित में कुछ एक पैराग्लाइडिंग क्लब थी, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट करके उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको हमने हुंजा में ला के हफ्ता 10 दिन महीने तक उसको बिठा के हमने थोड़ा बहुत ग्रेजुअली उसको शुरू करके अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे पायलट्स हैं जो हवा में हुंजा के लोकल विद इन फ्यू इयर्स दे आर फ्लाइंग फ्रॉम हाई। सर, आपका बहुत रिमार्केबल इक़दाम है ये और मेरी दुआ है कि आप और ग्रो करें इंशाल्लाह। में इंटरनेशनल लेवल पे हमारे टारगेट है, जो इंटरनेशनल पायलट्स आते हैं वो भी हमें थोड़ा बहुत टिप्स देते हैं और उनसे सीखते हैं। जो बेसिक है वो आके यहाँ पे हमसे सीखते हैं। ये हमारे लिए प्राउड है कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया जहाँ के लोग आके सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बाय द वे, पैराग्लाइडर्स को देख के मेरा दिल चाह रहा है कि आई मस्ट गिव इट अ ट्राई। आपसे मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन। कम विद हेलो एवरीवन। वो आपने सुना है ना कि while in Rome, do as Romans do. So while in Hunza, I'm just dressed up like that. And I'm feeling really pretty today. ये वादी तो हसीन है ही, लेकिन यहाँ के लोग भी कुदरती हुस्न और जमाल का करिश्मा है। यहाँ के लोग शदीद मौसमों के सर्वाइवर्स हैं। लिहाजा ये देखते हुए सोचा जा सकता है कि शायद इनके दिल और जज्बे भी इतने ही सख्त होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहार का मौसम आते ही आगे जितने भी मौसम आते हैं सभी के लिए मुख्तलिफ त्यौहार हैं और कोई भी त्यौहार रक्स और मौसीकी के बगैर मुकम्मल नहीं है। रक्स और मौसीकी यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। यहाँ के रक्स का अंदाज किसी भी थिएटर से कम नहीं है
और मौसीकी के जरिए से तो पूरी की पूरी फोक दास्तानें एक्सप्रेस की जाती हैं। सो यहाँ की तारीख, कल्चर और म्यूजिक के बारे में जानने के लिए आज हमने इस वादी में एक खूबसूरत सी महफिल सजाई है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवीन, जो कि जीबी पार्लियामेंटेरियन रही हैं, विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। उनसे हम यहाँ की मुख्तलिफ डाइवर्स लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे। हमारे साथ कादिर बेग साहब मौजूद हैं जो हमें यहाँ के रिच म्यूजिक के बारे में और इसकी तारीख के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद है यहाँ के लोकल म्यूजिक का ऑर्केस्ट्रा। सबसे पहले उनसे फिर सुनते ब्यूटीफुल, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि इस गाने के लिरिक्स क्या हैं। सिंस हमारे साथ लैंग्वेज एक्सपर्ट है डॉक्टर परवीन साहिबा। डॉक्टर साहिबा, मैं गाने के लिरिक्स के बारे में आपसे बाद में पूछूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to talk about your dress. You're looking gorgeous. और मुझे पता है कि each and every piece, it's jewelry or your clothes, this is unique. ये कहाँ से आपने Thank you so much, Veena ji. You're so brilliant and it's so good to see you. बिलमुशाफा मुलाकात के अपने ही मज़े हैं। मैं ब्रुशेस की मैं आपको वेलकम कहूँगी। शुरे शिका दमावसिशन, खुश दमावसिशन। ये मैंने बस यही हुंजा से ही ख़रीदा था। लेकिन आपका ज़ौक़ पता चल रहा है इस ज्वेलरी से। शॉल बिल्कुल अलग, एक खूबसूरत, मुझे लग रहा है दैट्स व्हाट यू वेयरिंग अपर इज़ लाइक हैंडमेड। क्योंकि मैंने हुंजा को एक्सप्लोर करते हुए मैंने शॉपकीपर ने एक ने मुझे बताया था कि हाथों से ये कढ़ाई की जाती है। इट्स वेरी एक्सक्लूसिव। और हमारी औरतें बहुत मेहनती होती हैं एंड और बहुत ज़्यादा हुनरमंद भी होती हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। एजुकेटेड भी हैं, हुनरमंद भी हैं एंड ब्रेव भी हैं। सिंस यू हैव बीन एसोसिएटेड विद विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं आप, तो आपका तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। मगर उससे पहले मैं आपसे, सिंस यू आर अ लैंग्वेज एक्सपर्ट, डॉक्टर साहिबा, ये जो गाना अभी हमने सुना है, is it a love song or is it a war song or what was that? It's indeed a love song, बहुत ही melodious और महबूब अपनी माशूक को बहुत ही दिलरुबाई अंदाज में पुकार रहा है, बहुत ही आहिस्तगी के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी महबूबा को बुला रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ना सिंस आई स्टार्टेड माय जर्नी, मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात देखी है जीबी में, हुंजा वैली में। मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, कल्चर्स की डाइवर्सिटी देखी है, लेकिन जितना डाइवर्स कल्चर यहाँ पर मौजूद है, कुछ ही एरिया के बाद कल्चर्स चेंज हो रहे हैं, लैंग्वेजेस चेंज हो रही हैं। और होता अक्सर ये है कि या तो बहुत ज़्यादा जब डाइवर्सिटी होती है तो या तो कल्चर्स, लैंग्वेजेस या तो मर्ज हो जाती हैं या फिर क्लैशेस होते हैं। तो यहाँ पे तो कदम कदम पे नया कल्चर है, नई लैंग्वेज है। हाउ आर दे कोएग्जिस्टिंग फॉर years and years and years so peaceful? एक्चुअली इस इलाके को, गिलगित बल्तिस्तान को यूनेस्को कहता है कि इट्स द लिविंग म्यूजियम ऑफ कल्चर्स, लिविंग कल्चर्स और लैंग्वेजेस का भी। तो ये फॉर सेंचुरीज आप देखिएगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान अब आइसोलेटेड और मार्जिनलाइज और बहुत ही आइसोलेटेड इलाका है, बट इट वॉज लाइक दरेल, वन ऑफ द वैलीज अक्रॉस द केकेच। आप जब इस्लामाबाद जा रहे होते हैं तो दिस वॉज द लर्निंग सेंटर ड्यूरिंग अशोका, ग्रेट अशोका's टाइम। और जो वक़ी लैंग्वेज है वो देखिएगा कि चाइना में भी है, अफ़गानिस्तान में भी है, ताजिकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो एक इंटरनेशनल एक इलाके को, इलाकाओं को या मुल्कों को ये लिंक अप करता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि मैं जब सुनती हूँ लोगों को वक़ी बोलते हुए, बिकॉज सम ऑफ माई टीम मेंबर्स वर स्पीकिंग दिस लैंग्वेज एंड आई वाज लाइक दिस साउंड्स फेमिलियर, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ से है। It's the mother language. It's one of the 11
मदर लैंग्वेजेस जो लिंगुआ आइसोलेटा या दुनिया की यतीम ज़बानें कहते हैं, यानी जिनकी बहनें कज़न्स नहीं मिली है। ये खुद जैसे यूरोप में बेसिक लैंग्वेज है, इसी तरह ये लैंग्वेज एक मदर लैंग्वेज है। रिसर्चर्स यहाँ तक भी कहते हैं कि ये पूरा सेंट्रल इंडिया में अब भी उसके कुछ आसार हैं। पूरे साउथ एशिया में बिफोर द अराइवल ऑफ फर्स्ट आर्यंस ने कई दफ़ा अटैक किया है, आपको मालूम है, साउथ ईस्ट एशिया को। बट बिफोर द फर्स्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर 6-7,000 years बैक जब फर्स्ट आर्यन अटैक हुआ था, उससे पहले ब्रूशस की वॉज द मेजर लैंग्वेज हियर। What a beautiful display of traditional music. गानों को सुनने में भला तो लग ही रहा था, लेकिन एक अलग तरह की एनर्जी महसूस हो रही थी इसको सुनते हुए। सिंस हमारे साथ कादिर बेग साहब मौजूद हैं और ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद रेडियो पाकिस्तान। हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ का जो रिच म्यूज़िक है उसकी तारीख क्या है। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, हाउ आर यू? वीना मलिक साहब, बहुत मेहरबानी, नवाजिश है। सच एन ऑनर टू हैव यू। सर मुझे ये बताइए कि अभी ये जो म्यूज़िक हमने सुना है, वुड वी कॉल इट ट्रेडिशनल म्यूज़िक या मॉडर्न म्यूज़िक या एक फ्यूजन है? ये बेसिकली हिस्टोरिकल म्यूज़िक है। हाँ। हुंजा जिस मानी में मशहूर है दुनिया में, पाकिस्तान में, इसमें म्यूज़िक का बहुत बड़ा मकाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत मुनफरिद है और इससे जो लोगों ने क़ुव्वत को महसूस किया तारीख़ में, यानी मेहनत के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, बेहतर तौर पे जीने के हवाले से, अमन के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, मेहमान नवाजी, तो इस म्यूज़िक से लोगों ने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि म्यूज़िक कहते हैं ना कि रूह की खुराक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जाहिर है कि जो चीज़ रूह को तक़वियत बख्शती है उसमें ताकत ज़रूर तो है। ये वाला जो म्यूज़िक था, इसमें एक अलग तरह का इंथुजियाज़म था। क्या ये वॉर से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड है? ये म्यूज़िक किस चीज़ से रिलेटेड है? मेरे ख्याल में इसमें वार का पहलू भी है, क्योंकि तारीख़ में जब भी लोग बाहर से कोई हमलावर होते थे तो दिफा के लिए लोगों को जज्बात में लाने के लिए इस म्यूज़िक से काम लिया गया। और फिर किसी और इलाके पे हमला करना हो तो उस वक्त भी लोगों को जोश जज्बा दिलाने के लिए इस म्यूज़िक को बतौर हथियार इस्तेमाल किया लोगों ने तारीख़ में। जी हाँ। और इसके अलावा फिर महदूद पैमाने पे बड़े बड़े महफिलों में देखें तो बहुत सारे लोगों को, यानी उस ज़माने में गुर्बत भी थी, तकलीफ़ें भी थी, तो उसमें खुशी देने का वाहिद सोर्स ये म्यूज़िक था। सर मैंने हुंजा में जितना भी ट्रैवल किया है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, चाहे वो कल्चर्स की हो, लैंग्वेजेस की हो, चाहे वो म्यूज़िक की हो। यकीन। तो कितनी वेराइटीज़ हैं म्यूज़िक की यहाँ पर? मेरे ख्याल में इसमें मोर देन 2 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। अच्छा। क्योंकि हुंजा बेसिकली 3 पार्ट्स हैं इसमें। लोअर हुंजा शिनाकी, मरकज़ी हुंजा जिसमें मरकज़ी मेन हुंजा है, और अपर एरिया है वो गोजाल कहलाता है जिसमें वखी लैंग्वेज है। तो ज़ाहिर है वखी लैंग्वेज के साथ इनकी एक अलग तहजीब है, तो ये एक डाइवर्सिटी में ये चीज़ शामिल है। तो अपर एरिया में सेंट्रल एशिया से ज़्यादा लिंक हैं जोग्राफियाई तौर पे, तो कल्चर का भी एक असर है। तो लिहाजा वखी जो म्यूज़िक है इसकी अपनी एक इनफरादियत है। अनडाउटेडली पाकिस्तान इज़ अमेजिंगली ब्यूटीफुल एंड दैट इज़ आवर मिशन कि हम आपको दिखाएं पाकिस्तान कितना खूबसूरत है थ्रू सी पाकिस्तान विद वीना मलिक। और आज की ये जो शाम है, कुछ शामें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनको आप कभी कंक्लूड करना नहीं चाहते हैं, बट आई हैव टू डू इट। लिहाजा जाने से पहले इस शाम का इख्तिताम मैं करना चाहूँगी, बल्कि हमारे सब मेहमान सुनना चाहें एक धुन। इस धुन को सुनते सुनते हमारी इस शाम का इख्तिताम हो जाए, प्लीज़ सर।
मैं जा रही हूँ आज हसू ग्लेशियर, लेकिन उससे पहले यहाँ से गुजरते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर रुक कर आपको इस वादी का हुस्न मजीद दिखाऊं। Guys, we have to get down and धक्का start our गाड़ी। Yay! मर्जी हो, it was adventurous, but it was very, 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 very dangerous. This is one of the most beautiful glaciers in the world, 25 kilometers लंबा है। और आइए शुरू करते हैं। खुद नहीं थकना, रास्तों को थकाना, right?